आज हमने सीधा सीधा पृथ्वी से जुड़े हुए तथ्य करने, आप समझ लो यहां से आपकी असली ज्योग्राफी शुरू हो गई। पहले थोड़े एक दो इंट्रोडक्टरी शुरुआती फैक्ट देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य से दूरी का क्रम, तो ये कौन से नंबर पर है? तीसरा, थर्ड ग्रह है ये। ठीक है, एक स्थलीय ग्रह है तो औसत घनत्व इसका कितना है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका औसत घनत्व आ गया है। ठीक है, इसके उपग्रह कितने हैं? एक, कौन सा है? चंद्रमा। आगे पृथ्वी और चंद्रमा के संबंध देखेंगे तो देख लेंगे। अब टेक्निकली सबसे पहले पृथ्वी की आयु, पृथ्वी की एज पढ़नी है। सबसे पहले तो कौन सी तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी की आयु निकाली जाती है? तो C14, जिसको कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। C14 रेडियो कार्बन डेटिंग। इसके अलावा भी पृथ्वी की आयु लगाने के लिए कई सारे तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, और सारी टेक्निक जो होती है वो रेडियोधर्मी तकनीक होती है, जिसको रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। हर तत्व जो है वो कुछ समस्थानिकों से बना हुआ होता है, जिनको आइसोटोप्स बोलते हैं। और जैसे जैसे पृथ्वी की आयु बढ़ती जा रही है, जो भी तत्व पृथ्वी पर बने हुए हैं इनके समस्थानिकी बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो जो चीजें पृथ्वी की सतह पर उपस्थित हैं, ये या तो सतह पर ही पहली बने होंगे, या ज्वालामुखी जब पृथ्वी की सतह बन रही थी तो पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फट करके बाहर आ रहे थे, वो ठंडे हो रहे थे। और जाहिर सी बात है कि पहले पृथ्वी की आंतरिक वाला हिस्सा बना होगा। तो पृथ्वी कब बननी शुरू हुई? पृथ्वी की सतह पर जो चट्टान खंड हैं उनका रेडियो एक्टिव मूल्यांकन किया गया, तो उसके आधार पर 3.9 बिलियन वर्ष निकला, यानी 3.9 अरब साल। लेकिन जब इस टेक्निक का प्रयोग हमने पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का पिंडों पर किया, क्योंकि हमने देखा था कुछ उल्का पिंड जो होते हैं वो वायुमंडल में पूर्ण रूप से घर्षित या भस्म नहीं हो पाते हैं और सतह पर गिर जाते हैं। तो क्या होता है कि कोई जो उल्का पिंड है उसका जब वायुमंडल में आता है तो उसका सबसे भारी परत, उसका बीच का परत और उसका सबसे आंतरिक परत, ये तीन परतें होती हैं। किसी भी पिंड की खगोल शास्त्र या भौतिकी के आधार पर उसकी तीन लेयर्स बताई गई है: सतह, मध्य मध्य और कोर वाला हिस्सा। तो जो उल्का पिंड पृथ्वी तक आते हैं उसका ये हिस्सा भस्म हो जाता है, ये हिस्सा भस्म हो जाता है, ये वाला हिस्सा पृथ्वी पर टिक जाता है। अब उस चट्टान खंड का जब हमने अध्ययन करा तो उसकी आयु 4.6 बिलियन साल के आसपास आती है। ये भी बोला जा रहा है कि चंद्रमा से भी हम कुछ चट्टान खंडों का सैंपल लेकर के हमने उसका भी आइडिया लगाया है, लेकिन इसकी कोई भी अभी ऐसी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है कि चंद्रमा से सतह से हम लेकर के आगे। यह भी हो सकता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह ये सब एक मिथ्या भी हो सकता है कि ये गए भी थे या नहीं भी गए थे। और अगर उस साल उस जमाने में गए थे तो भाई इतना बड़ा लंबा गैप कैसे आ गया कि अभी तक कोई इंसान चंद्रमा पर जा ही नहीं पा रहा? ये भी तो एक अमेरिका का एक पूरी की पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक क्या हो सकता है, पैंतरा भी हो सकता है। खैर जो भी है, इन सभी तकनीकों का उपयोग करके पृथ्वी की जो आयु है वो आयु का मूल्यांकन कितना किया गया है? 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष किस आधार पर किया गया है आपको पूछेगा, तो यहां पर आपको दो बेस बताना है। एक तो उल्का पिंडों की चट्टान, और दूसरा
चंद्रमा की चट्टान का अध्ययन कर। तो दो कॉन्सेप्ट है आपके पास पृथ्वी की क्या हो रहा है आज, पृथ्वी की आयु को डिफाइन करने का। टेक्नोलॉजी के आधार पर किसी भी चीज की आयु का पता लगाने के आधार पर रेडियो एक्टिव जो टेक्निक होती है उसमें सिर्फ C14 नहीं यूज होती है, इसमें यूरेनियम लेड डेटिंग भी यूज होती है, क्लोरीन डेटिंग भी होती है, क्रिप्टन जिनॉन डेटिंग भी होती है। ऐसे कई सारे तत्वों के आधार पर रेडियो डेटिंग की जाती है। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के लिए C14 का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया पृथ्वी की आयु। टेक्निक क्या है, कितनी एज निकल के आ रही है, बस इतना याद रखना है। अब यहां से आगे अगला फैक्ट याद रखना है, पृथ्वी का आकार। ये थोड़ा सा लॉजिकल है और ये जो कॉन्सेप्ट है पृथ्वी का आकार, ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ यही नहीं, ये आगे तक जलवायु तक काम में आएगा। ठीक है, तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है ये, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपसे केवल अगर पूछा जाता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो इसको कहते हैं जियोड। क्या कहते हैं? जियोइड। जियोइड को मैं अगर थोड़ा सा और स्पष्ट करूं तो इसको कहते हैं चपटा अंडाकार। कैसा कहते हैं इसको? चपटा अंडाकार। तो चपटा अंडाकार ठीक है, इस तरीके का इसका आकार है। यहां पर एक नोट याद रख सकते हो आप, एक दार्शनिक था जिसका नाम था अरस्तु। अरस्तु के अनुसार इसने मतलब लगभग 300 ईसा पूर्व में ही पृथ्वी का जो आकार है ये बता दिया था। तो इसने पृथ्वी का आकार कैसा बताया? पहला आदमी था जिसने पृथ्वी का आकार बताया था गोलाकार, गोल जैसा है। देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर पृथ्वी गोल जैसी ही है ना। तो ये पहला दार्शनिक था अरस्तु, एरिस्टोटल। अरस्तु जो अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर का नाम आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर का गुरु था अरस्तु। जैसे चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त का गुरु था, ऐसे ही अरस्तु अलेक्जेंडर का गुरु था। तो इसने बोल दिया था गोलाकार है, लेकिन वर्तमान जो अध्ययन है उसके आधार पर जियोइड, जियोइड का मतलब होता है चपटा अंडाकार। अब ये चपटा अंडाकार का मतलब क्या है इसको समझते हैं। पृथ्वी के आकार की विशेषता क्या है? अगर मैं पृथ्वी का आकार बनाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये पृथ्वी का आकार। ऐसा पृथ्वी का आकार कैसा है? ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा से ये कैसी है? फूली हुई है, बल्ज्ड। ठीक है, भूमध्य रेखा से कैसी है? ये फूली हुई है। और ये कौन से क्षेत्र है? ये क्षेत्र है ध्रुव। कौन से क्षेत्र हैं ये? ध्रुव। तो ध्रुवों पर कैसी है ये? चपटी है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक स्पष्ट गोलाकार आकृति बनाता तो यहां से मेरा गोला ऐसे हो जाना चाहिए था। कैसा हो जाना चाहिए था? ऐसे हो जाना चाहिए था। तो इतना क्या हो चुका है ये? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो चुका है? ये पिचक चुका है। लेकिन भूमध्य रेखा पर क्या हो चुका है? ये फूल चुका है। ठीक है, इसका आकार कुछ इस तरीके से याद रखना है। इसकी कुछ थ्योरी भी मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन आप पहले डायग्राम से समझो। अब सवाल ये आता है कि ये तो इसका आकार हो गया है, ये इसका आकार ऐसा क्यों है? इसको क्यों चपटा अंडाकार? क्योंकि यही आकार के हिसाब से आगे चल करके आपको पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस, पृथ्वी की परिधि, सरकमफ्रेंस, पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतरों का कॉन्सेप्ट, सारा का सारा कॉन्सेप्ट इस पर ही निर्भर करेगा। पृथ्वी पर क्यों यहाँ पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं और इस तरफ पर सूर्य की किरणें कम क्यों होने लग जाती हैं, इस तरफ तिरछी क्यों हो जाती है और इस तरफ लंबवत क्यों होती है, ऐसे कई सारे तथ्यों के लिए पृथ्वी का आकार जिम्मेदार है। तो ये आकार तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो अब सवाल ये आता है कि ये चपटा अंडाकार क्यों है? इसलिए क्योंकि भौतिकी बोलती है, फिजिक्स बोलती है, कोई भी पिंड ब्रह्मांड में जो ऐसे घूम रहा है, अपने अक्ष पर ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है,
तो ऐसे पिंड की एक प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति ये होती है कि इसके घूर्णन से इसको अपने आसपास अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए इस पिंड के अंदर से दो बल विकसित होते हैं। इसी पिंड के अंदर से दो बल विकसित होते हैं, एक होता है अधिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। तो यहां पर थोड़ा सा फिजिक्स लग रहा है इसमें, ठीक है। ये बल दोनों के दोनों बल हर एक पिंड का अपना अपना होता है। क्या होता है? अपना अपना होता है। जैसे मान लो अभी मैं ऐसा खड़ा हूं ना, अगर मैं अपने आप को ऐसे घुमाऊंगा, है ना, और मैं इसी जगह पर ऐसे घूमना चाहता हूं, इधर ना भटकूं इधर ना भटकूं, तो मुझे खुद से ही तो अंदर ये फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा ना, जिससे कि मैं यहीं पर ऐसे घूमूं। खुद ही तो बैलेंस करना पड़ेगा ना ये फोर्स। तो ये जो फोर्स है पृथ्वी का, ये किस तरीके से विकसित होता है? भूमध्य रेखा पर बाहर की तरफ धक्का मारता है। पृथ्वी का जो कोर है, एकदम कोर अंदर, उस कोर से एक बल, बाह्य बल लगता है। इसको क्या कहते हैं? अप केंद्रीय बल। ये अप केंद्रीय बल क्या करता है? तत्वों को बाहर धकेलता है। क्या करता है ये? तत्वों को बाहर की ओर धकेलेगा ना। ये देखो सारे जो तत्व हैं ऐसे बाहर की तरफ धकेलेगा, और इसके कारण जो इसका आकृति ऐसे आना चाहिए था, देखो ये ऐसा होना चाहिए था ना, परफेक्ट सर्कल ऐसे बनना चाहिए था, तो यहाँ की जो भी तत्व हैं ये इतना बाहर फूल गया है। जैसे मान लो मैं ऐसे घूमूं तो मुझे ये होना चाहिए था, तो इधर का हिस्सा इधर को जा रहा है। और अगर माना बात मुझे बैलेंस करना है, तो अगर कोई मुझे इधर ऐसे खींचेगा तो मैं आगे नहीं चला जाऊंगा, अपने अक्ष से भटक जाऊंगा। तो मुझे स्थिर रखने के लिए ऐसे उतना ही बल पीछे भी लगाना पड़ेगा। तो जितना अपकेंद्रीय बल इस तरफ लगेगा उतना अपकेंद्रीय बल इस तरफ लगेगा। इसका मतलब यह कि पृथ्वी तो हर समय घूम रही है, तो उसके हर एक बिंदु पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल लग रहा है। इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर ऊपर यहां से यहां सब जगह अपकेंद्रीय बल लग रहा है। भूमध्य रेखा पर यह अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होगा। ध्रुवों तक आते आते अपकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब केंद्रीय बल क्या कर रहा है? तत्वों को बाहर धक्का। तो जहां पर तत्व बाहर की तरफ आएंगे तो यहां पर कैसा आकृति बनेगा? फूला हुआ, बल्जिंग। समझ में आ गया क्यों बल्ज हो रहा है? पृथ्वी बहुत हल्की होती है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी बहुत हल्की हो जाती है, क्योंकि तत्व क्या है? स्पेस बहुत ज्यादा मिल गया ना तत्वों को यहां से यहां तक। अब इसके विपरीत यहां पर क्या हो रहा होता है? जो ध्रुव है ये फूला क्यों है? इसके पीछे अपकेंद्रीय बल रिस्पॉन्सिबल है। अब ये चपटा क्यों है इसको समझते हैं। चपटा इसलिए है क्योंकि अपने अक्ष पर खड़े होने के लिए अंदर की तरफ भी एक बल लग रहा है। किसकी तरफ बल लग रहा है? अंदर की तरफ भी एक बल लग रहा है। इस बल को क्या कहते हैं? अधिकेंद्रीय बल। अब ये जो अधिकेंद्रीय बल है ये क्या करेगा? तत्वों को अंदर धकेलेगा, जिसके कारण इस जगह पर क्या विकसित होगा? चपटापन विकसित हो जाएगा। अब समझ में आ गया? और ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका जो है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां विकसित हो रहा है इसी अपकेंद्रीय बल की वजह से हो रहा है ना। ये अंदर की तरफ जो धक्का मार रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स ध्रुवों पर ज्यादा होता है, उसकी वजह से तत्व आपस में अंदर की तरफ जा रहे, तो वहां पर चपटापन आ गया। जैसा ठीक एक संतरा होता है उस तरीके से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्यों ये फूला हुआ है, और क्यों कहां पर फूला हुआ है? भूमध्य रेखा पर। इसको आप विषुवतीय रेखा भी बोल सकते हो। और कहां पर चपटा हुआ है? ध्रुवों पर। इसके पीछे का भी मैंने तर्क आपको बता दिया है। ये याद रखना है आपको। पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा अंडाकार। अब आप मुझे बताओ, केंद्र से ध्रुव की तरफ ज्यादा डिस्टेंस होगा या केंद्र से विषुवत रेखा की तरफ? सतह पर, यहां भी सतह है यहां भी सतह है, और ये अंदर का हिस्सा है, तो कहां पर ज्यादा दूरी होगी? भूमध्य रेखा पर, है ना। अब इस आकार से आपको क्या क्या चीज निकालना है ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इसी में लिख दिया है, अंडरस्टूड है। अब आते हैं सीधा सीधा पृथ्वी का मापन। एक दो चीजें यहां पर देखते हैं, ठीक है।
सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या देखते हैं। अगर आपसे रेडियस से क्वेश्चन आएगा, और फिर ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, आगे बहुत सारी जगहों पर मेरे को इसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा, तो आपको पहले से थोड़ी बहुत चीजें पता हो तो आसान हो जाएगा। तो पृथ्वी का जो रेडियस है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले तो मैं माध्य त्रिज्या निकाल रहा हूं। कौन सी त्रिज्या? माध्य त्रिज्या। ये है 6331 किलोमीटर। दूसरी चीज आपसे पूछेगा ध्रुवीय त्रिज्या कितनी है। ध्रुवीय त्रिज्या है 6356 किलोमीटर। और तीसरी चीज आपसे विषुवतीय त्रिज्या पूछेगा। ये कितना है? 6378 किलोमीटर। अब मेरे को बताइए इसमें से ये ज्यादा आ गया, ये कम आ गया, ये तो एवरेज है ना। एवरेज रेडियस कितना है? 6371 किलोमीटर। अब इसको डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो, मैंने बनाया ये ऐसे। ये हो गया केंद्र। केंद्र से ये इसकी कौन सी त्रिज्या हो गई है? विषुवतीय त्रिज्या होगी ना। ये कितना है? 6378 किलोमीटर, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक ये कौन सी त्रिज्या बनेगी? ध्रुवीय त्रिज्या। ये कितनी आएगी? 6356 किलोमीटर। अब पूछेगा क्या कारण है कि विषुवतीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक है या ध्रुवीय त्रिज्या विषुवतीय त्रिज्या से कम है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण है पृथ्वी का आकार। आकार क्या है? चपटा अंडाकार। चपटा अंडाकार का मतलब कहां से फूला है? चपटा अंडाकार का मतलब क्या हो गया? इक्वेटर से फूला और ध्रुवों पे चपटा। तो जाहिर सी बात है विषुवतीय त्रिज्या ज्यादा आएगी, ध्रुवीय त्रिज्या कम आएगी, ठीक है। ये डायग्राम बनाऊं आपको। और जब हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, सतह से उसके अंदर जाएंगे, तो हम जो कोर की दूरी नापेंगे वो हम 6371 किलोमीटर लगाएंगे, जो एवरेज है। क्योंकि ये एवरेज ऐसा हो जाएगा ना, देखो हर एक बिंदु पृथ्वी पर कहीं पर भी किसी भी सतह से आप अंदर जा रहे हैं ना, तो यहां से 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 जैसे जैसे मैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाऊंगा, मेरी जो पृथ्वी की त्रिज्या है अंदर सेंटर तक जाने की वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो क्रम भी याद रखना है आपको, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो एक नोट लिखो यहां पर, नोट लिखो। क्या कारण है, क्या कारण है कि पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक है? ध्रुवीय त्रिज्या से अधिक है, डैश डाल करके लिखो। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार जो कि चपटा अंडाकार है, अर्थात चपटा अंडाकार है, अर्थात भूमध्य रेखा पर फुलाव और ध्रुवों पर चपटा। क्योंकि देखो अब ज्योग्राफी चल रही है, तो जनरली मैं जब बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ना, तो मैं ना सब कुछ बोर्ड पे ही कर देता हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी थ्योरी कम हो पाती है। तो फिर थ्योरी भी चाहिए, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग के लिए लैंग्वेज तो चाहिए ही है ना, कोई ना कोई। अब अगर मुझे ये चीज पता लग गई है, ठीक है, त्रिज्या पता लग गई है, तो क्या मैं इसका पृथ्वी की परिधि, इसका कॉन्सेप्ट बना सकता हूं? परिधि का मतलब क्या होता है? सर्कमफेरेंस। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पृथ्वी की परिधि इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहे हो? परिवहन कर रहे हो ना। बोट भी जाती है ना, हवाएं भी जा रही हैं।
तो इसके लिए पृथ्वी की परिधि मुझे चाहिए ही चाहिए। ऐसे भी घूम रही है चीजें, ऐसे भी जा रही हैं, ऐसे भी जा रही हैं, वैसे भी जा रही है, पृथ्वी के चारों ओर सतह से सतह पर जा रही है भारी भार से। तो त्रिज्या का कॉन्सेप्ट, परिधि का कॉन्सेप्ट क्या है? 2πr। तो जाहिर सी बात है जैसा रेडियस होगा उसी अनुक्रम का, उसी क्रम में ये निकलेगा। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि माध्य परिधि कितनी है, ये फैक्चुअल भी पूछ सकता है प्री लेवल पर, तो सरकमफ्रेंस इसका निकलता है 40,007 किलोमीटर के आसपास। एवरेज याद रखना है 40,000 किलोमीटर के आसपास पृथ्वी की परिधि है। ठीक है। इसके अलावा आपसे अगर ध्रुवीय परिधि के बारे में पूछेगा तो यह है 40,000, सॉरी माध्य क्या बताया मैंने, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ध्रुवीय कम आएगा ना, 40,044 किलोमीटर ये माध्य हो गया, 40,007 किलोमीटर ध्रुवीय हो गया, और विश्वतीय हो गया है 40,078 किलोमीटर। ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी ध्रुवीय परिधि कम आएगी और विश्वतीय परिधि कम ज्यादा आएगी। और इसके पीछे कारण क्या है? पृथ्वी का आकार, और जो कि कौन कैसा आकार है? चपटा, अंडाकार, या फिर मैं इसके लिए एक शब्द और यूज कर सकता हूं, वो है जियोइड। सेम चीज जो मैंने ऊपर लिखवाई है वही चीज एक्सप्लेनेशन में आपसे पूछ सकता है कि क्या कारण है कि पृथ्वी की जो परिधि है वो भूमध्य रेखा पर अधिक है और ध्रुवों पर कम है। ठीक है। जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो परिधि समान रहेगी या परिधि में अंतर आएगा? कैसे रहेगी? मैंने क्या पूछा है? मैं ऐसे जा रहा हूं, ये सबसे बड़ी परिधि आएगी ना, सबसे सर्वाधिक परिधि कहां पर आएगी? यहां पर आएगी ना, है ना? ये जैसे जैसे यहां से इधर के जाऊंगा तो क्या आएगा? घटेगी। ये भी याद रखना है। ठीक है। नहीं, इंटरनली भी रेडियस है ना, रेडियस अंदर से ये बिंदु आ रहा है, अंदर से ये बिंदु, अंदर से ये बिंदु, अंदर से ये बिंदु, कम आएगा। हाँ, त्रिज्या में अंतर आएगा तो परिधि में भी तो अंतर आएगा ना। देखो मैं एक ऐसा रेडियस निकालता हूं, सेंटर से ही जा रहा है ना, ये सेंटर से तो जा रहा है ना अंदर से, ये मेरा रेडियस कम आएगा, सबसे ज्यादा ये आएगा। ऐसे बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन रेडियस का, ऐसे मैं ऐसे ध्रुव टू ध्रुव भी निकालूंगा तब भी सबसे कम मेरा ध्रुव से ध्रुव वाली परिधि आएगी। सबसे कम जो डिस्टेंस आएगा मेरा ये वाला आएगा, ये वाला फिर भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा, सेंटर से जाना चाहिए ना पॉइंट। कोर से, हाँ वो कोर से ही तो लोगे ना त्रिज्या, लेकिन जब सरकमफ्रेंस का कॉन्सेप्ट होता है तो सरकमफ्रेंस भी सेंटर से ही पास होनी चाहिए ना। तो त्रिज्या का कॉन्सेप्ट तो आर तो उसमें भी आ ही रहा है ना, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जो इसका और इसका है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पृथ्वी का मापन किसके आधार पर? त्रिज्या और सरकमफ्रेंस के आधार पर। इसमें और कुछ आपका नहीं रहेगा, त्रिज्या और परिधि दो चीजें सफिशिएंट है। अब इसके आगे अगले कॉन्सेप्ट पर चलते। देखो मैं अब सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं। देखो मेरा कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हो गया है? पृथ्वी की आयु के मूल्यांकन से, और आकार से मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो लिंक होना शुरू हो गया। अब आप इस चीज को याद रखना। अब थोड़ा सा और आगे चलते, थोड़ा सा समझते हैं पृथ्वी की गतियां। क्या समझना है? ठीक है। तो पृथ्वी की दो गतियां होती हैं। कितनी गतियां? दो गति। एक परिभ्रमण और दूसरा परिक्रमण। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक से। पृथ्वी की गति, एक हो गया परिभ्रमण और दूसरा हो गया परिक्रमण। परिभ्रमण का मतलब क्या हो गया? रोटेशन। इसका मतलब क्या हो गया? रेवोल्यूशन। इन केस कुछ सर्च करोगे तो आप इसे निकाल सकते हो। पहले परिक्रमण को समझते हैं, पृथ्वी के परिक्रमण से संबंधित तथ्य समझते हैं। से संबंधित तथ्य आप खुद लिख लेना। ठीक है। पृथ्वी के परिक्रमण से संबंधित
तथ्य। परिभ्रमण, पहले तो परिभ्रमण। घूर्णन लिख लेना, इसको घूर्णन भी लिख लेना, क्योंकि कई बारी आपको परिभ्रमण की जगह पर घूर्णन शब्द मिलेगा। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये है कि पृथ्वी का परिक्रमण का जो बिंदु या स्थान क्या है, परिक्रमण, यहां पर लिखना परिक्रमण बिंदु या स्थान, ऐसे लिखना आप। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण बिंदु या स्थान। हाँ सॉरी, ये मेरे मुंह से वही निकलेगा, परिभ्रमण, या मैं इसको घूर्णन वर्ड यूज कर लेता हूं ना, तब ठीक है। घूर्णन, घूर्णन बिंदु या घूर्णन स्थान। घूर्णन, घूर्णन। किस जगह पर ये घूर्णन कर रहा है, तो इसके लिए याद रखना अपने अक्ष पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष क्या होता है अगर आपसे सवाल पूछेगा, तो वह स्थान जिस पर पृथ्वी घूर्णन करता है। ठीक है, आप यहां पर नीचे नोट लिख लेना, अक्ष क्या होता है, वह बिंदु या स्थान जिस पर पृथ्वी घूर्णन करता है। पहले तो मतलब अक्ष पता होना चाहिए, थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया। अब आप देखिए, ये जो पिंड घूम रहा है, आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, ये एक काल्पनिक पॉइंट है जो यहां से यहां तक एक रेखा के तौर पर जा रहा है, लेकिन है तो ये बिंदु ना, तो इसी के ऊपर तो घूम रहा है ये कभी भी इस बिंदु से अलग नहीं होता है। अगर मैं अभी यहां पर किसी एक पॉइंट पर, इसी बिंदु पर यहां एक डॉट बना दिया और यहीं पर ही ऐसे ऐसे करता रहूं, तो ये जो बिंदु है मेरे लिए, ये मेरा अक्ष है, जिस पर मेरा बैलेंस बना हुआ है, वो हो गया अक्ष। तो घूर्णन के लिए एक शब्द आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, अक्ष पता होना चाहिए, एक्सिस, क्योंकि अब जब आगे मैं अक्ष का इस्तेमाल करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, घूर्णन काल, पृथ्वी का अपने अक्ष पर सूर्य के सापेक्ष एक बार घूमना। ठीक है, आप इसको लिख लेना, डेफिनेशन भी लिखते जाओ ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैं सब वो नहीं रहा हूं। तो इसका मतलब लिखो, घूर्णन काल, पृथ्वी का, पृथ्वी के किसी भी स्थान का किसी भी स्थान का सूर्य के सापेक्ष घूर्णन कर पुनः सूर्य के सापेक्ष आना, पुनः सूर्य के सापेक्ष आना, उसका समय मैं बता रहा हूं। ठीक है, घूर्णन काल होता है, उसको क्या कहते हैं, घूर्णन काल कहते हैं। तो जैसे ये कैमरा है, ठीक है, ये कैमरा हो गया सूर्य, और अभी मैं एक जगह मैंने पृथ्वी पर ये बनाई, और अब ये अपनी जगह पे घूम रहा है, और ये वापस कितने टाइम में आता है। चलो अगर मैं इस जगह की बात कर रहा हूं तो यहां से ले लूंगा, स्टार्ट करूंगा, ये वापस कितने टाइम पर आ रहा है। तो घूर्णन काल कितना होना चाहिए, सटीक पूछेगा तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। ठीक है, औसत पूछेगा 24 घंटे, जो कि कितना होता है, एक दिन। तो घूर्णन काल समझ में आ गया। ठीक है, घूर्णन काल अलग चीज होती है। अब आता है घूर्णन गति। तो पृथ्वी की जो औसत घूर्णन गति है, ठीक है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, यह अलग, हर स्थान की अलग अलग है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, तो ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं। हर स्थान का अलग गति है। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट बनता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। कहां पर सबसे ज्यादा होती है, ये भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक है, जो कि लगभग लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूर्णन हो रहा है। और ध्रुवों पर
ध्रुवों पर ये क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है, जो कि 0 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा है। अब आप इस चीज को समझो, यहां पर घूर्णन गति को समझते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी है। अच्छा, एक पहले घूर्णन की दिशा, पहले आप कौन से वो कर लो, घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व। ये तो मैंने सौरमंडल में ग्रहों के बारे में भी बताया था, ज्यादातर चीजें पश्चिम से पूर्व घूम रही हैं। अब समझते हैं यहां पर ये मैं क्या बता रहा हूं, घूर्णन गति क्या बता रहा हूं, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है। इसको समझते हैं। देखिए, समझ लो ये सूरज है, या ये सूरज है और ये पृथ्वी है, और कोई भी एक स्थान अगर मैं यहां ले लूं, तो ये ऐसे 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 घूम रहा है ना, ठीक है। तो दिशा समझ में आ गई, पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है ना। तो जैसे ये पिंड है, इस पिंड को मैं दो दिशा में घुमा सकता हूँ, या तो ऐसे घुमा सकता हूँ या ऐसे घुमा सकता हूँ। तो पृथ्वी कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, पश्चिम से पूर्व। तो पहले कोई भी चीज देखो, इस पेन के सामने, इस कैमरे के सामने पहले पूर्व की दिशा आएगी, फिर ये घूमेगी तो उसके बाद पश्चिम की दिशा, है ना। तो सूर्योदय पहले कहां पर होता है, पूर्व में, और बाद में कहां होता है, पश्चिम, क्योंकि पश्चिम से पूर्व घूम रहे हैं। ये क्लियर है। अब देखो, आप इस पृथ्वी को देखोगे और मैंने ये घुमाया, तो आप बोलोगे कि सर ये तो एक ही स्पीड से घूम रही है ना, एक ही स्पीड से तो घूम रही है ना। अब मैं अगर एक आदमी को यहां खड़ा करूं, वो ऐसे घूमेगा इसी में, और एक आदमी अगर मैं यहां खड़ा करूं, तो वो भी क्या करेगा, अगर मैं एक बार इसको घुमाता हूं, तो वो भी ऐसी स्पीड से घूमेगा, ठीक है। जरा सा यहां पर नजर मारो, यहां पर, ठीक है। आपको देखो ये जगह, यहां की जो भी बिंदु है इस भूमध्य रेखा की, ये आपको थोड़ा घूमता हुआ दिख रहा है, और ये ध्रुव पर देखो, ये लग रहा है घूम रहा है, वहीं पर है, क्योंकि ये तो एक बिंदु है ना। एक स्फेरिकल बॉडी जो होती है, उसमें जो ध्रुव वाला क्षेत्र है, उसका क्षेत्रफल कम है। इस जगह को एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगाना है, 24 घंटे। और इस जगह को भी एक चक्कर लगाने के लिए कितना लगाना है, 24 घंटे। यहां का क्षेत्रफल ध्रुव का कितना है, 0 किलोमीटर लगभग। ध्रुव तो एक बिंदु है और उसका क्षेत्रफल कितना है, 0। जो कोई चीज मैं यहां खड़ा करूंगा, वो ऐसे होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं घूम रहा हूं, उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन मैं अगर कोई चीज यहां रखूं, तो यहां पर इसको बहुत लंबा दूरी तय करना है ना, यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है। तो भूमध्य रेखा पर क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण घूर्णन की गति ज्यादा होती है तत्वों की। यहाँ तत्व ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं, और ध्रुव, यहां पर क्षेत्रफल कम होने के कारण यहां पर घूर्णन गति ज्यादा नहीं होती है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं कोई चीज ऐसे घुमाऊंगा, तो अगर मैं यहां पर घुमाऊंगा, यहां पर इसी के साथ साथ कोई यहां पर हवा ले जाता हूं, ये पेन भी इसके साथ साथ ऐसे जा रहा है, तो पेन को भी लंबा दूरी तय करना है। और अगर कोई चीज मैं यहां पर ऐसे घुमाऊं और इसको यहीं यहीं घूमना है, तो इसको तो कम क्षेत्रफल घूमना है, तो ये ज्यादा तेजी से मुड़ करके अपने क्षेत्रफल कम में ऐसे ऐसे गोल गोल ज्यादा होगा, ये गोल गोल कम होगा। आगे आप जब कोरियोलिस फोर्स पढ़ोगे, आपने सुना है कोरियोलिस फोर्स, तो ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये तभी समझ में आएगा आपको व्यवहारिक रूप से, जब आपको ये रोटेशन की स्पीड के बारे में पता होगा। और पता भी बस इतना याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर घूर्णन की स्पीड ज्यादा होती है और ध्रुवों पर घूर्णन की स्पीड कम होती है। कारण क्षेत्रफल ज्यादा, क्षेत्रफल कम। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो जलवायु के कॉन्सेप्ट कौन से वाले, चक्रवात, ध्रुवीय चक्रवात, ऊपरी जलवायु संचलन, ये तभी आपको समझ में आएंगे। तो अब यहां पर आप ध्यान दो, भ्रू ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर घूर्णन की स्पीड होती है 1600 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 24 घंटे में पूरे क्षेत्र को कवर करना है। जैसे ही आप कहां पर आ जाते हो, आप ट्रॉपिक्स पर आ जाते हो, ठीक है। तो समझ लीजिए जैसे कर्क रेखा के आसपास आ जाते हो, तो यहां पर जो स्पीड है वो 1400 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। जैसे ही आप किसकी तरफ जाते हो, आर्कटिक रेखा, कौन सी रेखा,
आर्कटिक रेखा, तो यहां पर स्पीड लगभग लगभग 500 किलोमीटर पर आवर, 500 कह रहा हूं सॉरी, हाँ 500 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। और जैसे ही आप ध्रुव पर आते हो, ध्रुव पर, तो ध्रुव पर स्पीड है 0 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहां पर से कॉन्सेप्ट बन गया आपका, भूमध्य रेखा पर स्पीड सर्वाधिक और ध्रुवों पर स्पीड सबसे कम। और अतः यहां पर आप नोट्स में लिखोगे अतः, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्या होती है बताओ, कम होती है। या फिर इसके विपरीत भी पूछ सकता है आपसे, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आओगे तो घूर्णन गति बढ़ जाएगी। ठीक है। अब एक चीज और थोड़ा सा यहां पर अपनी थ्योरी में आप ऐड कर लेना, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। जो आपने यहां पर लिखा है ना, ध्रुवों पर निम्न होता है, यहां पर स्पीड कितनी होती है घूर्णन की, 0 किलोमीटर, क्योंकि यहां पर क्या है, निम्न क्षेत्रफल। यहां पर निम्न क्षेत्रफल को 24 घंटा तय करना है, और यहां पर भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक क्षेत्रफल, यहां पर क्षेत्रफल क्या है, सर्वाधिक, सर्वाधिक क्षेत्रफल। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल होने के कारण उसको उसको भी तो 24 ही घंटे मिलेंगे ना, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट, इस तरीके से आपकी स्पीड निकल करके आती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस 0 है यहां पर सॉरी डिस्टेंस कितना है, यहां पर तो 0 ही है ना। यहां पर डिस्टेंस कितना है, यहाँ पूरा सरकमफ्रेंस 40,077 किलोमीटर, तो 40,077 डिवाइडेड बाय 24 घंटा, 1600 के आसपास आ रहा है। और इसका 0 डिवाइडेड बाय 24 घंटा, तो 0 ही आना है। तो ऐसे करके भी आप मैथ्स के हिसाब से भी निकाल सकते हो। जैसे कभी कोई भूल गया है तो थोड़ा बहुत जिसका मैथ्स क्लियर होता है वो इसको लिंक कर सकते हो। अब मैंने क्या क्या आपको बता दी है, घूर्णन होता क्या है, ठीक है, अक्ष किसे कहते हैं, इसके बाद आगे कक्ष भी पढ़ना है हमने, तो अक्ष किसे कहते हैं, घूर्णन काल किसे कहते हैं, घूर्णन गति किसे कहते हैं, और घूर्णन की दिशा क्या होती है, और घूर्णन गति को लेकर के क्या तर्क है यहाँ पर। ये जब हम वायुमंडल वगैरह ये सब पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिंक होगा। अब ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट करने एक बार समझने बस अच्छे से, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा ये। एक सेकंड ना, ऑर्डर में चल रहा है ना। तो यहां से परिभ्रमण क्लियर होता है। अब आते हैं पृथ्वी का परिक्रमण, क्योंकि ये क्या है, ये तो पृथ्वी की गति है ना। पृथ्वी की दो गति कैसे होगी, एक अपनी जगह पे घूमते रहना और एक सूर्य के सापेक्ष घूमते रहना। तो आप समझते हैं सूर्य के सापेक्ष, इजी है, कोई बहुत ज्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं है। पृथ्वी का परिक्रमण गति, पृथ्वी की परिक्रमण गति, सबसे पहले आपके याद रखना है पृथ्वी के परिक्रमण मार्ग को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के परिक्रमण मार्ग को कहते हैं कक्ष या कक्षा, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। इसकी परिभाषा लिखना ऑर्बिट की, जिस मार्ग पर, जिस मार्ग पर जिस मार्ग पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, इसमें लिखना एक और पॉइंट, यह दीर्घ वृत्ताकार होता है, मार्ग होता है। दीर्घ वृत्ताकार का ब्रैकेट में अंडाकार भी लिख लेना, यहां पर मैं नीचे डायग्राम बना रहा हूं। यह दीर्घ वृत्ताकार यानी अंडाकार है। कैसा दिखता है अंडाकार, ऐसा है। तो ये पूरा गोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये केंद्र में सूर्य है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में हर टाइम दूरी बराबर रहती है, गोलाकार नहीं है। ये कैसा है, कभी नजदीक कभी दूरी, कभी नजदीक कभी दूरी, ऐसे जा रही है।
तो साल में एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक आ जाएगी, और साल में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा दूर आ जाएगी। अब ये लॉजिक अभी आगे आपने यूज करना है, ठीक है। जब हम लोग विषुव पढ़ेंगे, अयनांत पढ़ेंगे, सबसे बड़ा दिन, उपसौर पढ़ेंगे, अपसौर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो ये याद रखना है। अभी फिलहाल आप परिक्रमण मार्ग याद रखो, ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक चीज अभी और रह गई है, पृथ्वी का झुकाव, जो कि घूर्णन से रिलेटेड है, बट वो अभी हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो परिक्रमण मार्ग हो गया, पृथ्वी की परिक्रमण काल, परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो कितना लगता है, 365 दिन, उसके बाद 6 घंटे और 9 मिनट। इसको और अन्य भाषा में आप कैसे कह सकते हो, 365 1/4 दिन भी कह सकते हो, ठीक है। औसत और एवरेज, तो 365 6 घंटे 9 मिनट, ये इसका परिक्रमण काल है। यानी कि यहां से स्टार्ट करा और पूरा चक्कर लगाने में यहां पर एंड करा, स्टार्ट करा और एंड करा, तो कितना टाइम लग गया यहाँ पर, 365 दिन। तो ये किसके बराबर होता है, 1 वर्ष के बराबर। तो परिक्रमण काल 1 वर्ष, परिभ्रमण काल 1 दिन, सिंपल सी चीज होगी, ठीक है। पृथ्वी की परिक्रमण गति, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। परिक्रमण की जो गति होती है ये है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। यहां पर एक नोट लिख लेना, सर्वाधिक सर्वाधिक गति कौन से प्लैनेट की होती है, जो सबसे नजदीक है बुध, और सबसे कम किसकी होगी, जो सबसे सबसे कम, तो सबसे दूर है तो वरुण, अरुण वरुण। अरुण को 164 साल लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, मतलब हम एक साल में कर लेते हैं कंप्लीट, हमारे 164 साल के अंदर लगा रहा है, बताओ। तो इतना टाइम लग रहा है, हमारी 4 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, 6 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, तब जाकर के इसका चक्कर लग रहा होता है, ठीक है। सूर्य का परिक्रमण गति कितना है, 29.8 किलोमीटर। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज है। जैसे मैंने बोला कि ये है सन, ये है अर्थ, ठीक है। कितने किलोमीटर आगे जाना है, 1 किलो, मतलब 1 सेकंड में, ठीक है। तो ये जो 1 सेकंड का टाइम हुआ, अर्थ यहां से यहां मूव करी ना, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। कितनी किलोमीटर गई अर्थ यहां से यहां, 29.8 किलोमीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितनी जाएगी, 29। मतलब ये जो अर्थ घूम रही है पृथ्वी की सूर्य के चारों तरफ, 30-30 किलोमीटर पर सेकंड की तेजी से घूम रही है, बाप रे। आपको पता लग रहा है, जैसे समझ लो मैं सूर्य हूं और ये पृथ्वी है, ये ऐसे घूम रही है ना, घूर्णन भी कर रही है, ऐसे भी जा रही है ना। तो ये स्पीड इसकी ऐसे नहीं है, ऐसे आराम आराम से, जैसे मैंने बोला, ये भी हो सकती है हल्की, ये बहुत तेजी से जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। हमें क्यों नहीं महसूस हो रहा है, बताओ। क्योंकि हम पृथ्वी से गुरुत्व बल के कारण चिपके हुए हैं, इसलिए हमें इसकी कोई गति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो 29.8 किलोमीटर की स्पीड से हम लोगों की गति हो रही है। तो ये हो गया परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण के मार्ग को क्या बोला जाता है, कक्ष। अब अक्ष और कक्ष में समझ में आ गया डिफरेंस क्या होता है। अक्ष अपने स्थान पर, कक्ष वो मार्ग जिसके ऊपर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो अक्ष बिंदु, कक्ष मार्ग, ठीक है। परिक्रमण परिभ्रमण सूर्य के सापेक्ष, काल दोनों का याद रखना है और गति दोनों की याद रखनी है। परिभ्रमण काल, घूर्णन काल अलग अलग है, और परिक्रमण काल एक ही चीज याद रखनी है, ठीक। ये आज इतना ही करते हैं।